स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सच कहूं तो पढ़ने के बाद कई दिनों तक जहन से निकलती ही नहीं है। कफन। हाँ, ये उन कहानियों में से है जो आपको आराम से बैठने नहीं देती। ये आपको मतलब अंदर तक झकझोर कर रख देती है। बिल्कुल। हमारे पास इस कहानी का एक विस्तृत विश्लेषण है और आज हम सिर्फ इसका सार नहीं समझेंगे बल्कि एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं घीसू और माधव, क्या वो पैदाइशी राक्षस हैं या फिर वे उस हालात की पैदाइश है जिसमें हम में से कोई भी वैसा बन सकता है। चलिए इसी सवाल को दिमाग में रखकर इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि प्रेमचंद किसी एक इंसान पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भूख इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है तो बाकी सारी सच्चाइयां, सारे रिश्ते, सारे धर्म, सब बेमानी हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ गरीबी के बारे में नहीं बल्कि इंसान के अंदर से इंसानियत के विचार के मिट जाने के बारे में है। कहानी की शुरुआत ही बहुत बेरंग और ठंडी है। एक झोपड़ी के बाहर कड़ाके की ठंड में बाप बेटा घीसू और माधव अलाव के सामने बैठे हैं और अंदर झोपड़ी से माधव की जवान पत्नी बुधिया के चीखने की आवाज आ रही है। वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। और ऐसा नहीं है कि वो आवाज उन तक पहुंच नहीं रही, पहुंच रही है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। वो इतने सुन्न हो चुके हैं कि उन्हें डर है कि अगर कोई अंदर गया तो दूसरा आलू भूनकर खा जाएगा। हाँ, प्रेमचंद लिखते हैं कि घीसू को डर था कि माधव अंदर गया तो सारे आलू खा जाएगा, और माधव को डर था कि घीसू ऐसा कर सकता है। कमाल की डिटेल है ये। मतलब एक औरत अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रही है और बाहर इन दोनों को भुने हुए आलू की चिंता है। और वो बातें क्या कर रहे हैं? घीसू को 20 साल पहले की एक दावत याद आ रही है। हाँ, किसी जमींदार की बारात में उसने पेट भरकर पूड़ियां खाई थीं। उसे आज भी उस स्वाद की याद है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि उनकी प्राथमिकताएं कितनी बिगड़ चुकी हैं। एक मरती हुई बहू से ज्यादा जरूरी 20 साल पुरानी दावत की याद है। यहीं पर हमें इन किरदारों की असलियत पता चलती है। घीसू जो पिता है वो उस निराशा का प्रतीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। वो कामचोर है, गैर जिम्मेदार है, और उसने अपनी इस हालत को अपनी किस्मत मान लिया है। हाँ, उसने एक काम ना करने के लिए एक तरह का क्या कहते हैं दर्शन ही बना लिया है। बिल्कुल, एक फिलॉसफी बना ली है। वो कहता है कि जब पेट की आग बुझाने के लिए काम करने के बाद भी हालत वही रहनी है तो काम ही क्यों करना। और इसका बेटा माधव वो भी बिल्कुल उसी रास्ते पर है, पूरी तरह अपने पिता की परछाई। शायद उसमें कभी कोई उम्मीद रही हो, लेकिन घीसू के साथ रहते वो भी खत्म हो गई। वो भी काम से बचता है और अपनी पत्नी की पीड़ा के प्रति भी कुछ देर की चिंता के बाद सुन्न हो जाता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम किरदार है बुधिया। हाँ, वो दिखती नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। वो मेहनत करती थी, इन दोनों का पेट भरती थी, और अब बिना किसी मदद के अकेले ही दम तोड़ देती है। वो समाज की उन अनगिनत औरतों का प्रतीक है जो चुपचाप खटती हैं, सब कुछ सहती हैं और एक दिन खामोशी से मर जाती हैं। बिल्कुल, उसका होना या ना होना घीसू और माधव के लिए तब तक ही मायने रखता था जब तक वो कमाकर ला रही थीं। और इस चरित्रहीनता की जड़ें बहुत गहरी हैं। घीसू एक जगह बड़े गर्व से बताता है कि कैसे उसने एक बार जमींदार के खेत से गन्ना चुराया था और मार भी खाई थी, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं है। कोई अफसोस नहीं, मतलब जिम्मेदारी से भागना और मेहनत से बचना उनकी आदत बन चुकी है। तो ये सिर्फ आर्थिक गरीबी नहीं है ना? नहीं, यहाँ प्रेमचंद नैतिक और मानसिक गरीबी की बात कर रहे हैं। जब समाज आपको कुछ नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता, कोई उम्मीद नहीं देता, तो आप भी समाज के नियमों को मानना छोड़ देते हैं। उनके लिए सही और गलत के बीच की लकीर ही मिट चुकी है। और आत्मसम्मान की यही कमी हमें कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर ले आती है। जब रात गहरी होती है, बुधिया की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। माधव झांक कर देखता और कहता है वो तो मर गई। और घीसू का जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रोने या अफसोस करने के बजाय कहता है मरना ही था तो जल्दी क्यों नहीं मर गई। बाप रे! जैसे बुधिया कोई इंसान नहीं बल्कि एक मुसीबत थी जो अब टल गई है। कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक तरह का सुकून कि अब चीखें नहीं सुननी पड़ेंगी। ये वाकई में दहला देने वाला है। लेकिन फिर कहानी एक मोड़ लेती है। सुबह होती है, गांव वालों को पता चलता है और वे हमदर्दी दिखाते हैं। हाँ, ये जरूरी है। कोई लकड़ी लाता है, कोई बांस,
और सब मिलकर कफन के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, 5 रुपए जमा हो जाते हैं। ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। ये दिखाता है कि उस घोर गरीबी में भी समाज के अंदर इंसानियत और जिम्मेदारी का भाव जिंदा है। लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि समाज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और एक पल के लिए मतलब पाठक को लगता है कि शायद यहाँ से घीसू और माधव बदल जाएंगे। हाँ, एक उम्मीद जगती है। उन्हें समाज ने एक मौका दिया है अपनी जिम्मेदारी निभाने का, एक मृत आत्मा को सम्मान देने का। लेकिन फिर जो होता है, सच कहूं तो पहली बार पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया था। क्योंकि यहीं से कहानी का असली मकसद सामने आता है। वो दोनों कफन खरीदने बाजार जाते हैं, लेकिन कफन की दुकान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक शराब की दुकान दिख जाती है और वे एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे अंदर चले जाते हैं। और यही कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, उसका सबसे बड़ा व्यंग्य सामने आता है। वो कफन जो एक मृत शरीर के सम्मान का प्रतीक है, सामाजिक रीति रिवाज का प्रतीक है, वो उनके लिए बेमानी हो जाता है। इस पर थोड़ा और रुकते हैं। कफन यहाँ सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। नहीं, ये सभ्यता का प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम इंसान होने के नाते अपने मृतकों का सम्मान करते हैं। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। सही। घीसू और माधव का उस पैसे को शराब पर खर्च करने का फैसला सिर्फ एक लालच भरा काम नहीं है। ये उस पूरे सामाजिक ढांचे को, उसकी परंपराओं को एक तरह से ठेंगा दिखाना है। और वो खुद को सही ठहराने के लिए जो तर्क देते हैं वो तो और भी कमाल के हैं। हाँ, वो तो है ही। घीसू कहता है, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को कपड़ा ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और माधव कहता है, कफन तो लाश के साथ जल ही जाता, उसके किस काम आता। हाँ, ये आत्मधोखे की पराकाष्ठा है। वो अपने लालच को एक ऊंचे दार्शनिक विचार का चोला पहना रहे हैं। सही बात। वो कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं बल्कि तर्कसंगत है। असल में ये उस मानसिकता को दिखाता है जहां पेट की भूख इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान अपनी हर गलत हरकत के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। वो ये भी तो कहते हैं कि अगर पैसे पहले मिल जाते तो दवा दारू कर लेते। हाँ, ये सब मन को समझाने की कोशिशें हैं, सब बहाने हैं। और फिर कहानी का अंत होता है एक शराब खाने में। वे दोनों उन पैसों से पेट भरकर पूड़ियां, कचौड़ियां और मांस खाते हैं और बोतल पर बोतल शराब पीते हैं। वो इतने खुश है जितने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुए। और उस खुशी के नशे में घीसू एक ऐसी बात कहता है जो उस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। हाँ, वो कहता है, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरकर भी हमें कितना खिला पिला गई। वो जरूर बैकुंठ जाएगी और वहां से हमें देख रही होगी और दुआ दे रही होगी। ये सोचना भी मतलब कितना मुश्किल है। उनकी ये खुशी, ये दावत उस पैसे पर टिकी है जो उनकी मरी हुई पत्नी और बहू के सम्मान के लिए दिया गया था। ये नैतिक रूप से इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि इसके लिए शब्द नहीं है। यहाँ आकर घीसू और माधव का किरदार पूरा होता है। वो पूरी तरह से उस सामाजिक व्यवस्था से कट चुके हैं जिसके वो हिस्सा हैं। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वे नशे में गा रहे हैं, नाच रहे हैं और वहीं गिरकर सो जाते हैं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, कोई अपराध बोध नहीं। तो फिर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या वे सिर्फ बुरे और लालची लोग हैं या मामला उससे ज्यादा गहरा है? प्रेमचंद का इशारा यही है कि मामला ज्यादा गहरा है। वो घीसू और माधव की आलोचना नहीं कर रहे, वो उस समाज और उस व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं जो इंसानों को इस हाल में पहुंचा देती है। अच्छा। सोचिए, जिस समाज ने घीसू को जिंदगी भर 2 वक्त की रोटी और सम्मान नहीं दिया, घीसू उस समाज के बनाए सम्मान के प्रतीक कफन की परवाह क्यों करे? ये एक अलग नजरिया है। एक तरह से उनका ये काम उस समाज के मुंह पर एक तमाचा है। ये एक बहुत ही विकृत, बहुत ही बदसूरत किस्म का विद्रोह है। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अत्यधिक गरीबी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, वो आत्मा को भी खत्म कर देती है। वो इंसान से उसकी नैतिकता, उसकी भावनाएं सब छीन लेती है और उसे सिर्फ एक पेट में तब्दील कर देती है जिसे हर हाल में भरना है। बिल्कुल। कहानी 2 बड़े सवाल उठाती है। पहला, क्या गरीबी नैतिक पतन का कारण है या नैतिक पतन गरीबी का? कहानी दिखाती है कि ये एक दुष्चक्र है, एक विशिष्ट साइकिल। गरीबी आपको नैतिक रूप से गिराती है और नैतिक रूप से गिरा हुआ इंसान उस गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाता। और दूसरा सवाल सामाजिक पाखंड पर भी है। गांव वाले पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, लेकिन क्या किसी ने तब मदद की जब बुधिया जिंदा थी और उसे शायद दवा की जरूरत थी? सही बात है। समाज भी अपनी जिम्मेदारियां तभी निभाता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। तो ये कहानी हमें असहज करती है। हाँ, असहज करती है,
क्योंकि ये हमें समाज का वो चेहरा दिखाती है जिसे हम देखना पसंद नहीं करते। ये हमें याद दिलाती है कि जब इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो इंसानियत खुद खतरे में पड़ जाती है। ये सिर्फ घीसू और माधव की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस किसी भी समाज की कहानी हो सकती है जहां इतनी ज्यादा असमानता हो। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जाएं? ये एक चेतावनी है कि इंसानियत बहुत नाजुक चीज है और भूख उसे किसी भी पल तोड़ सकती है। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी। और यहाँ एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी। जी। कहानी का अंत उनके नशे में धुत होने पर होता है, बिना किसी अपराध बोध के। पर अगले दिन क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब नशा उतरेगा, भूख फिर से लगेगी और पैसे खत्म हो चुके होंगे। बुढ़िया भी नहीं होगी जो थोड़ा बहुत काम करके कुछ ले आती थी। तो ये चक्र और भी ज्यादा भयावह रूप से फिर शुरू नहीं होगा। बिल्कुल। ये कहानी हमें न केवल उनके कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि उन सामाजिक ढांचों पर भी सवाल उठाने को कहती है जो इस तरह की निराशा को पनपने देते हैं और इस चक्र को तोड़ने में नाकाम रहते हैं। सवाल सिर्फ घीसू और माधव पर नहीं